मैटर क्या है अनिकेत कौन गया? हाँ ठीक है, हमने देखा था मैटर के बारे में, है ना, कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies some स्पेस, है ना। ये हमारा क्या होता है? मैटर होता है। कुछ भी हो सकता है जिसके पास थोड़ा सा भी मास और कुछ होता, कुछ वो स्पेस ले रहा हो, जैसे एयर, वाटर, बुक, पेपर, इटीसी। फिर हमने देखा था कि एक वर्ड आता है हमारे पास, मटेरियल। ये दोनों वर्ड डिफर है दूसरे से, है ना। मटेरियल क्या होता है? वैसे मैटर जिसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक यूज होता है, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। मैटर क्या है? जिसमें बहुत सारी चीज आ जाते हैं, जिसका यूज है, जिसका यूज नहीं है, उसका भी। फिर हमने क्लासिफिकेशन देखा था मैटर का। पहला देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस, है ना। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन देखा था हमने। फिर सॉलिड क्या था? जिसके पार्टिकल्स बहुत क्लोज रहते हैं और ऑर्डरली मैनर में अरेंज होते हैं, ठीक है। इनका डिफिनिट शेप होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है? डिफिनिट होता है। लिक्विड का क्या था? पार्टिकल्स क्लोज होते हैं लेकिन मूव कर सकते हैं। डिफिनिट वॉल्यूम होता है पर लिक्विड्स का शेप डिफिनिट नहीं होता है, ठीक है। फिर हम गैसेस में आते हैं। तो गैस क्या होता है हमारा? इसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ज्यादा ही फार होते हैं, है ना, और मूव फ्रीली मूव कर सकते हैं। फिर ना तो इनका डेफिनेट शेप होता है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये हाईली कंप्रेसिबल होता है। फिर हमने देखा था इंटर कन्वर्जन, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस का हमने देखा था इंटर कन्वर्जन, कि आपस में वो चेंज करते हैं, तो उन सब प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, हमने ये देखा था। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। जब लिक्विड से गैस बनता है हम इस प्रोसेस को बोल देते हैं एवापोरेशन। जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो हमारा हो जाता है डिपोजिशन। अब हम उल्टा देखेंगे, ठीक है। अब मान लो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है तो हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। गैस से अगर लिक्विड बन रहा है तो हमारा क्या हो जाता है? कंडेंसेशन। अगर लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो हम बोल देते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। मेल्टिंग का तो पता है, एग्जांपल आइस होता है। आइस लिक्विड बन जाता है, पानी, है ना, तो वो मेल्टिंग हो गया। फिर हमारा जो ये वाटर, उसको हीट देने पे वाटर वेपर बन जाता है, तो ये हमारा एवोपरेशन हो गया। अब डायरेक्ट जो गैस है, मान लो ठंडे जगह पे गैस तो डायरेक्ट बर्फ बनाती है, फॉग बनाती है, वो हमारा डिपोजिशन प्रोसेस होता है। अब हम उल्टा चलते हैं, मान लो ये हमारे पास कोई सॉलिड है, अब वो डायरेक्ट गैस बन रहा है, जैसे कि हमारे पास कैम्फर हो गया, कपूर, है ना, नेथलीन बॉल हो गई, और अगरबत्ती वगैरह जो भी सारे होते हैं जो पूजा वगैरह में यूज होता है, तो वो सारे इसी का एग्जांपल है, सब्लिमेशन का, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बनता है। फिर गैस से अगर हम लिक्विड देख रहे हैं, यानी कि कूलिंग प्रोसेस है, जब भी वेपर को हम कूल करते हैं, जो वेपर है उसको कूलिंग करने पे क्या मेरा बन के आता है? लिक्विड। लिक्विड गैस का सॉलिड का बनता है फ्रीजिंग, जैसे हम आइस बनाते हैं ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल अपीयरेंस, है ना। जब हम मैटर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमने फिजिकल अपीयरेंस पे देख लिया, हम फिर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल अपीयरेंस। हमने देखा कि हमारे पास जो मैटर है वो दो चीजों में बट रहा है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर।
जो हमारा प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर दो चीजों में बट रहा है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर हमारा दो चीजों में बटता है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। एलिमेंट्स हमारे फर्दर तीन चीजों में क्लासिफाई होते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। कंपाउंड्स हमारे दो चीजों में डिवाइड होते हैं फर्दर जाके, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां तक पढ़ा था हमने? यस मैम। ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता था हमारा, जिसका कंपोजिशन क्या होता था, फिक्स होता था, और हम उसको फर्दर जाके सेपरेट नहीं कर सकते थे किसी भी फिजिकल मेथड से, है ना। केमिकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली मेथड से हम प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर क्या होता है हमारा, जब उसमें दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स कर दे तो हमारा मिक्सचर बनता है, उसका कोई भी फिक्स रेशियो होता नहीं है। एलिमेंट्स में हमने देखा एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होता है हमारा, जिसमें एक ही तरह के एटम प्रेजेंट हो, और कंपाउंड्स क्या होता है जिसमें एलिमेंट्स अलग अलग कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, है ना। एलिमेंट्स हमारा होता है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स के प्रॉपर्टीज क्या है, लस्ट्रस, चमकदार होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और मैलिएबल और डक्टाइल होता है। नॉन मेटल डायरेक्ट उसका अपोजिट होता है ना, डल होता है, ब्रिटल होता है, और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटलॉइड्स मेटल और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है कभी कभी। कंपाउंड्स में आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें मैंने हमको कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना रहता है, इसमें सॉल्ट वगैरह और रॉक्स वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है ना, रॉक्स मिनरल से जो चीजें मिलती है उन लोगों के बारे में पढ़ना रहता है। मिक्सचर में देखते हैं तो मिक्सचर क्या होता है हमारा, जिसमें एक या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, उसका कोई भी फिक्स रेशियो नहीं होता है, वो हमारा मिक्सचर होता है। ये हमारे पास आता है होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस वैसा मिक्सचर जो जिसका कंपोनेंट पार्टिकल्स दिखे नहीं बाहर से, ठीक है, अच्छी तरह से घुल जाए, जैसे शुगर वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। हेट्रोजेनस क्या होता है, जिसका कंपोजिशन हमको बाहर से कंपोनेंट दिख रहा है, जैसे हमारा हो गया सैंड प्लस वाटर, सोइल प्लस वाटर, है ना। फिर हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दो तरह की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी, वैसी प्रॉपर्टी जिसका हम कोई भी केमिकल कंपोजिशन बिना चेंज किए हुए बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें हमारा क्या क्या आ जा रहा था, जैसे ओडोर, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या थी, जब भी कोई केमिकल चेंज हो रहा है तो उस समय जो प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे एग्जांपल, एसिडिटी, कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है, यानी कि बेसिसिटी, और कितने पे वो जल सकती है कि नहीं जल सकती, यानी कि कंबस्टिबिलिटी। हमने ये लास्ट पढ़ा था, है ना। यस मैम। अनिकेत समझ में आ गया? अनिकेत यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, फिर हम लोगों को आगे देखना है। आज का टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे पढ़ रहे हैं, है ना, तो मेजरमेंट ऑफ
physical quantities. ये हमारा टॉपिक है। अब किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होता है, ठीक है। तो हमारे क्या कभी पाउंड बोला जाता है, कभी फिट बोला जाता है। तो जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज थे तो सब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा यूनिट देते हैं जो पूरे वर्ल्ड भर में सेम हो, है ना। हम कहीं भी कॉर्नर में, किसी भी वर्ल्ड के कॉर्नर में चले जाएं तो वहां पे जो भी हम यूनिट बोले वो हमारा क्या पता लगे। अगर हम कहीं जाके बोले कि हमको 2 फीट का ये चाहिए तो किसी कॉर्नर पे किसी जगह पे पता ही नहीं चल रहा लोगों को कि हम 2 फीट बोल क्या रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को फिर एक यूनिट पढ़ने के लिए मिला, वो होता है ऐसा यूनिट, जो यूनिट हर जगह माना जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम बोलते हैं ऐसा यूनिट, है ना। हम ऐसा यूनिट्स पढ़ते हैं, वैसे यूनिट्स जो पूरे वर्ल्ड भर में हम कहीं पे भी जाके लगाएं तो इन लोगों को समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, कौन सा चीज का बात कर रहे हैं, किस चीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है? तुम्हें साथ साथ लिख भी रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, टाइम चाहिए होगा लिखने के लिए तो बता देना। देखो एसआई सिस्टम क्या होता है? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ मेट्रिक सिस्टम। पहले हम लोग जैसे पढ़ते थे सीजीएस सिस्टम, एफजीएस सिस्टम, एफएमएस सिस्टम, है ना। जैसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड वगैरह। तो एक मॉडिफिकेशन किया गया कि अलग अलग जगह हम बहुत सारा ना पढ़ के एक ही चीज पढ़ेंगे। वो होता है हमारा एसआई सिस्टम है, यानी कि एसआई यूनिट, जिसमें हम क्या होता है हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, है ना। इसी से बाकी और भी बहुत सारे यूनिट्स बनते हैं। तो मेनली हमको अभी क्या पढ़ना है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ना है जो साइंटिफिक तरीके से इसको निर्माण किया गया था, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए? यस मैम। अनिकेत? यस मैम। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे वो सातों फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी चीज पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है।
एक सेकंड लेना। हाँ देखो, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ना है, ठीक है। पहला है हमारा लेंथ, दूसरा है हमारा मास, तीसरा टाइम, फोर्थ अमाउंट, फिफ्थ नंबर है टेम्परेचर, फोर्थ नंबर है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, तो सिक्स नंबर है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स है जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट है। ये कैसे यूनिट है हमारे, फंडामेंटल यूनिट्स। जो हमारा लेंथ है उसका यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। मास का ऐसा यूनिट हो जाता है किलोग्राम, टाइम का हो जाता है सेकंड, अमाउंट का हो जाता है मोल, टेम्परेचर का हो जाता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का हो जाता है एम्पियर, इसका हो जाता है कैंडेला। अगर उसका हम सिंबल देखें, यानी कि एब्रिविएशन जो लगाते हैं, मीटर, केजी, सेकेंड्स, मोल, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला, ठीक है। अब समझो यहाँ पे बताना क्या चाह रहा है कि जितने भी यूनिट्स हम पढ़ते हैं, है ना, वेलोसिटी, स्पीड, डेंसिटी वगैरह, जितने भी हम यूनिट्स पढ़ते हैं वो सारे कहाँ से हैं, इन्हीं 7 फंडामेंटल यूनिट से आए हैं, ठीक है। ये 7 है जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होता, और जितने भी फॉर्मूलाज और आगे बनते हैं वो सारे यही से बन के आते हैं, और उन सब फॉर्मूलाज को हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट, जो कि यहाँ से डिराइव होता है, ठीक है। तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ना है, जो सबसे मेन है, जो सबसे लीडर है, ठीक है, वो क्या है हमारा लेंथ। लेंथ का यूनिट जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर। ऐसे हम सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, लेकिन हमको बाद में क्या चेंज करना पड़ता है उसको, मीटर में। तो जब भी हम किसी चीज का यूनिट लिख रहे हैं, है ना, तो अगर मेरा सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है तो ये सेंटीमीटर को हमको किसमें करना पड़ेगा, मीटर में करना पड़ेगा। तो लेंथ का क्या होता है, मीटर। एब्रिविएशन यानी कि सिंबल क्या लगता है, स्मॉल एन। मास का होता है किलोग्राम, क्या लगता है उसका एब्रिविएशन, केजी। टाइम का होता है सेकंड्स, एस। अमाउंट का होता है मोल, हम अभी मोल आगे पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है, उसका हम यूनिट लगाते हैं MOL, मोल। टेम्परेचर केल्विन, सबको ज्यादातर लगता है कि टेम्परेचर का यूनिट सेल्सियस होता है, लेकिन ऐसा यूनिट से देखें तो क्या होता है, केल्विन, कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होती है ना, उसका यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। जब हम नापते हैं ना कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है हमारे यहाँ, तो अगर कोई बोलते हैं 2 एम्पेयर पास हो रही है ना, तो कैपिटल ए से डिनोट करता है। लाइट की इंटेंसिटी, कितनी लाइट आ रही है ना, उसका यूनिट हो जाता है कैंडेला, यानी कि कैपिटल सी स्मॉल डी। यहाँ तक लिख लिया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट है ना। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है हमारी,
इंडिपेंडेंट होती है, किसी चीज पे भी डिपेंडेंट नहीं होती है। आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है। फिर हम लोग को देखना है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। कुछ कुछ बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, मैथ फिजिक्स मिला के क्या होता है कि बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं हमारे, है ना। तो हम सबको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो हम उसमें से सारे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कुछ कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, जो आगे काम आएगा। तो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स आर independent but derived units are combination of fundamental units. मान लो हम कुछ डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ रहे हैं, देखो हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम आगे काम आएगा, फिजिक्स मैथ कहीं भी काम आ सकता है हमारे। फिजिकल कोई भी क्वांटिटीज हम ले लेते हैं, कोई क्वांटिटी उसका एक्सप्रेशंस और उसका यूनिट। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लो हम ले लिए एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, एनर्जी, सरफेस टेंशन, देखो जो हमारे ये सब क्या है फिजिकल यूनिट्स, ये हमारे सारे डिराइव्ड यूनिट्स है। ये सब कहाँ से डिराइव्ड है, फंडामेंटल यूनिट से। ये सारे कहाँ से है, हमारे फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन हैं। जैसे एरिया का एक्सप्रेशन क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बेसिकली देखा जाए तो एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या था हमारा, फंडामेंटल यूनिट था, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट से जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेशंस आते हैं वो हमारे होता है डिराइव्ड यूनिट। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है एरिया इनटू हाइट। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। सॉरी वेलोसिटी इनटू नहीं, वेलोसिटी बाय टाइम। फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन।
मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रेशर होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। एनर्जी होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू लेंथ। यूनिट देखा जाए तो मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, लिख लेना तो बताना। हो गया मैम। मैम हाँ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ होता है कि फोर्स इनटू लेंथ होता है? सॉरी, लिख लिया। यस मैम। ठीक है, देखो ये सारे जरूरी नहीं कि इतना ही फॉर्मूला, भी बहुत फॉर्मूला पढ़ना है ना। ये क्या है, बस फॉर एग्जांपल बताया गया है कि ये सब यूनिट जो होते हैं हमारे, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज एक ऐसी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है ना, जो कहाँ से आए, फंडामेंटल यूनिट से आए। सबका फॉर्मूला कुछ कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे एरिया तो पता है क्या होता है, वॉल्यूम भी पता है क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसका डेंसिटी यानी कि उसका गाढ़ापन कितना है, उसको हम कहते कितना हैं। सल्यूट हो उसमें? क्या बोल रहे हो? मैम कितना सल्यूट हो उसमें, वो शायद से डेंसिटी। ठीक है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना, कितना, कितने भी वॉल्यूम में कितना मास है उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो डिस्टेंस की तरह ही होता है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। फिर आता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। प्रेशर, किसी भी चीज से हम कितना दबाव बना रहे, कितना प्रेशर दे रहे हैं, वो होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। कितने एरिया में हम कितना फोर्स दे रहे हैं, है ना। फिर हमारे पास आता है एनर्जी, फोर्स इनटू डिस्टेंस। सरफेस टेंशन क्या होता है, मान लो कोई भी पुली है हमारे पास, ठीक है, कुआं वगैरह में होता है ना सर, तो मान लो इसमें से कुछ भी हमने कुछ लटका रखा है, ठीक है, तो इस पे क्या हो रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है कुछ, तो इस रस्सी पे क्या हो रहा होगा ना कि ऊपर भी कुछ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। इसके सरफेस पे क्या आ रहा है, कुछ फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन, यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है।
फिर हम देखते हैं आगे, जैसे मान लो हमारे पास 10 का वैल्यू समथिंग कुछ आता है, ठीक है, मान लो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, तो हम ऐसे तो नहीं लिखते हैं, हम कुछ प्रीफिक्स लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम इतना बड़ा नंबर लिखने से बच जाए। जैसे हम लोगों को कुछ प्रीफिक्स वगैरह पढ़ना है, अगर मान लो 10 का पावर आ गया मेरे पास 24, यानी कि +24 है ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, यूटा। क्या बोलते हैं, यूटा, जिसका सिंबल हो जाता है कैपिटल वाई। अगर 10 का पावर मेरा +21 है, तो हम लगा बोल देते हैं जेटा, सिंबल इसका कैपिटल जेड। 10 का पावर अगर +18 है, तो हम बोल देते हैं इसको हेक्सा, यानी कि कैपिटल ई। 10 का पावर अगर +15 है, तो हम बोलते हैं पेटा, यानी कि कैपिटल पी। 10 का पावर अगर +12 है, तो हम बोल देते हैं टेट्रा, यानी कि कैपिटल टी। टेन का पावर अगर +9 है, तो हम उसको बोल देते हैं गीगा, यानी कि कैपिटल जी। 10 का पावर अगर +3 है, तो हम बोल देते हैं किलो, कैपिटल के। 10 का पावर -1 अगर, तो हम बोलते हैं डेसी, यानी कि स्मॉल डी। 10 का पावर -2 है, तो हम बोलते हैं सेंटी, यानी कि स्मॉल सी। 10 का पावर -3 है, इसको हम बोल देते हैं मिली, यानी कि स्मॉल एम। इनका पावर अगर -6 है, तो उसको बोलते हैं माइक्रो, हम उसको डिनोट करते हैं म्यू से। 10 का पावर अगर -9 है, तो हम इसको बोल देते हैं नैनो, डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। 10 का पावर -12 है, उसको हम बोल देते हैं पीको, डिनोट करते हैं स्मॉल पी से। ठीक है, ये कुछ कुछ प्रीफिक्स है। मान लो किसी भी वर्ड के आगे मिली लगा है, इतना मिलीमीटर, अगर हम बोल दें आई हैव 10, या फिर मान लो हम बोल रहे हैं यू हैव 9 मिलीमीटर, ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, मिली लगा आगे, प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड आगे लगता है, ठीक है, तो 9 मिलीमीटर यानी कि 9 इंटू 10 का पावर -3 मीटर। मिली का वैल्यू मेरा क्या होता था, 10 का पावर -3 है ना, तो 9 मिलीमीटर यानी कि 10 का पावर -3 मीटर। मान लो हम बोल दिए 4 नैनो मीटर, तो ये आगे मेरा प्रीफिक्स लगा है नैनो, तो 4 इंटू नैनो का वैल्यू क्या था मेरा, 10 का पावर -9 मीटर। या फिर मान लो मेरा यही मेरा वैल्यू रहता, तो इसको लिख सकते थे 4 नैनो मीटर। ठीक है, यस मैम। हाँ, ये हमने बेसिक्स कुछ देखा, ठीक है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम एक चीज क्या देखते हैं कि हम लोग किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आता है, तो समटाइम्स क्या होता है हमारे पास कि डेसिमल में वैल्यू आ जाता है, ठीक है, तो हमें पता नहीं था कि 30.231 होगा, 2 होगा, समथिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है हमारा, वो कैसा वैल्यू होता है हमारा, सर्टेन नंबर। ये तो फिक्स है कि आगे 30 ही होगा, यहाँ पे फिक्स नहीं होता कि क्या होगा, तो ये डेसिमल के बाद वाला हमारा होता है अनसर्टेन नंबर, हो जाता है अनसर्टेन डिजिट। ये आगे वाला हमारा होता है सर्टेन डिजिट, और ये हमारा हो जाता है अनसर्टेन डिजिट।
तो हम अगर इसको अच्छे से देखें, तो टॉपिक का नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ठीक है, तो कोई भी डेसिमल का अगर जो नंबर है, इसका आगे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल के पहले वाले को सर्टेन डिजिट, और इसको हम बोल देते हैं अनसर्टेन डिजिट, यानी कि जो ये फिक्स होता नहीं है, डाउटफुल डिजिट जिसको बोलते हैं, अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना है इसी टॉपिक में एक्यूरेसी, और दूसरा हमारे पास प्रिसीजन। सीजन, ठीक है। यहाँ तक लिख लिए? यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखो हमारा जो एक्यूरेसी है ना, इट डिफाइंस द क्लोजनेस ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू क्या होता है हमारा, कि मान लो मैंने कुछ कैलकुलेशन किया, ठीक है, तो मेरा आंसर आ रहा है 3, तो ये आंसर सही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रू वैल्यू बोल रहे हैं। अब मैंने बोला कि तुम लोग भी कैलकुलेशन करो, ठीक है, तो मान लो मानसी का आंसर आया 2.9 और अनिकेत का आंसर आया 3, ठीक है, तो जो सबसे क्लोज यानी कि एकदम सबसे पास का, यानी कि एकदम एग्जैक्ट नंबर जो आएगा ट्रू वैल्यू के आसपास, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। ठीक है, और जो तुम लोगों को आपस में जो सेम नंबर आ रहा है बार बार, तो हमें जो ट्रू वैल्यू है वो पहले से फिक्स्ड है। जैसे आपने अभी ये हमें बहुत सारा बताया 10 + 24 और 10 की पावर में 24, 10 की पावर 21, तो उसकी रेफरेंस में से ये ट्रू वैल्यू हो रही है। देखो जैसे कोई भी हमने क्वेश्चन फाइंड किया, ठीक है, तो ट्रू वैल्यू पहले से या तो गिवन रहेगा, या तो मान लो बोला जाएगा कि हाँ ट्रू, अगर क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहा है तो तुमको क्या बोला जाएगा, इसका ट्रू वैल्यू है 4 ×
10 का पावर 9। ठीक है, अब तुम लोग फाइंड करोगे तुम लोगों को कितना कितना आ रहा है, 2-3 बार फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो जो सबसे एकदम एग्जैक्ट यही आंसर आएगा वो हमारा होगा एक्यूरेसी। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, तो मैंने ट्रू वैल्यू फिक्स कर रखा, ट्रू वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई एक फिक्स नंबर है, वैसा नहीं होता है, वो तुमको गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने अभी बोल दिया कि जो भी क्वेश्चन में फाइंड कर रही हूँ उसका आंसर मेरा आ गया है 3। तो तुम लोगों ने देखा तो 2-3 बच्चे मान लो क्लास में, तो एक का आंसर आ 2.8, 2.9 और 3, इसको भी क्लोज बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो आ रहा है एकदम सबसे जो पास है वो मेरा क्या होता है, एक्यूरेसी होता है। क्या होता है, ये मेरा एक्यूरेसी होता है। फिर मैंने बोला कि तुम लोग फिर से फाइंड करो, फिर एक का आंसर आ रहा है 2.9, एक का 2 और एक का मान लो मेरा आ गया 3 हाँ मान लो इसका आ रहा है मेरा आंसर हाँ 2.8। तो अब चीज देखो कि आपस में जो क्लोजनेस है ये देखो, अब यहाँ देखो आपस में क्लोजनेस देखो, तो जो पहला का आंसर है उसका 2.8 है, तो वो दूसरी बार उसने फाइंड किया तो वो कितना आ रहा है 2.9 आ रहा है, तो ये दोनों क्लोज है थोड़ा, है ना। लेकिन इसका आंसर देखो, एक का 2.9 आया और बाद में उसी ने फाइंड किया तो 2 आया, तो ये बहुत दूर नंबर हो गया, तो ये तो प्रेसिजन नहीं कहलाएगा। प्रेसिजन क्या होता है, जो आपस में क्लोजनेस दिखाता है। ठीक है, अगर मैंने 3 बार तुम लोगों को बोला कि फाइंड करके दिखाओ, तो अनिकेत और मानसी का अगर देखा जाए, ठीक है, तो अनिकेत ने जब फाइंड किया तो उसका 2.9, 2, 3, 2.8 मान लो ऐसे आ रहा है 3-4 बार फाइंड करने के बाद। मानसी का मान लो आ रहा है 2.8, 2.9, 2.91 और 3 समथिंग ऐसा आया। ठीक है, तो इसका वैल्यूज को अगर हम कंपेयर करें तो पहली बार में 2.9 फिर डायरेक्ट 2 हो गया, तो ये बहुत दूर हो गया है ना, फिर 3 डायरेक्ट आ गया, फिर 2.8 आ गया, ये बहुत दूर दूर हो गए, तो इसको हम प्रेसिजन नहीं बोलेंगे। जब हम आपस में कंपेयर करते हैं और उसमें क्लोजनेस दिखता है ना, तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिजन। हम आंसी का देखें तो 2.8 आ रहा है, फिर बाद में 2.9 आ रहा है, फिर 2.91 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो इसको हम प्रेसिजन बोल सकते हैं। प्रेसिजन क्या होता है, प्रेसिजन ये दिखाता है कि जितने हमने डिफरेंट मेजरमेंट्स किया है उसके अंदर कितना ज्यादा क्लोजनेस है। ठीक है, वो आपस में वन अनदर से कैसे एग्री कर रहे हैं। किसी को प्रेसिजन में दिक्कत है समझने में? नो मैम। यानी कि नो मैम। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं आज। इसके आगे का टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं आज। ठीक है, ठीक है मैम। ओके बाय।